हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना वैक्सीन लेने की प्रक्रिया, पहले डोज और दूसरे डोज में भी प्रगति। एसएसपी ने भी लिया वैक्सीन। मदरसा हमीदिया में नई कमेटी के सदस्यों ने किया पदभार ग्रहण। कड़ी सुरक्षा के बीच नए सदस्यों का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। दूसरे गुट के लोग नहीं रहे मौके पर, लेकिन कहा यह पदभार ग्रहण नहीं, जबरन कब्जा है, मामले को लेकर जाएंगे ऊपर। और वर्ष 1940 से होने वाले सूरज पूजा का हुआ समापन, सादगी नेम निष्ठा के साथ विसर्जन। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं जहां एक और कोरोना काल से निकलने के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन लेना भी लगातार जारी है और दूसरा डोज लेने की प्रक्रिया विधिवत 1 सप्ताह से चल रही है, जिसमें काफी प्रगति है। 2 बार कोरोना पॉजिटिव होने वाले दरभंगा के SSP बाबू राम ने भी कोरोना वैक्सीन लिया। पुलिस लाइन हॉस्पिटल, चाहे पुलिसकर्मी हो, सफाई कर्मी हो, पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मी ये तो ले चुके हैं जिसका दूसरा डोज, लेकिन जो अब पुलिसकर्मी और कोरोना वॉरियर्स के नाम पर सफाई कर्मी और अन्य लोग हैं, उनके वैक्सीन लेने का सिलसिला प्रारंभ है। कोरोना मुक्ति वर्ष 2021 और ये अभियान एक आह्वान, और इसी के तहत वैक्सीन लेने की प्रक्रिया प्रगति पर। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने एक पखवाड़ा पहले वैक्सीन लिया और अब वरीय पुलिस अधीक्षक ने वैक्सीन लिया। 2 बार कोरोना के शिकार 2020 में हुए SSP कोरोना वॉरियर्स लगातार लोगों की सेवा में जुटे रहे, लेकिन खुद कोरोना संक्रमित हुए 1 बार नहीं 2 बार। और अब नियमतः कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिस लाइन में उन्होंने टीका लिया। 28वें दिन दूसरा डोज पड़ेगा और फिर उसके बाद 15 दिन तक कोरोना को परास्त करने का एक अंतिम शस्त्र। स्वास्थ्यकर्मी तो पहले चरण में टीका ले चुके थे और उसके बाद सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी जो कोरोना वॉरियर्स है, जिन्होंने कंटेनमेंट जोन में योगदान दिया, जिन्होंने लगातार सेवा की, वो चरण और दूसरा चरण दोनों प्रगति पर है। और इसी के तहत पहले जिला के कप्तान डॉक्टर त्यागराजन SM और वरीय पुलिस कप्तान बाबू राम जिन्होंने लगातार कोरोना महामारी आने के बाद सक्रियता की, पुलिस ने भी काफी मेहनत की, कई आलोचनाएं झेले, कई विवाद में फंसे, लेकिन उसके बाद भी वो सुनसान सड़क, लॉकडाउन सड़क, जिस पुलिस ने अपने बलबूते जान जोखिम में डालकर कई पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने के बावजूद भी कोरोना से बचाए रखा,
उसके कप्तान बाबूराम स्वयं 2 बार कोरोना के शिकार हुए और उन्होंने वैक्सीन ली, तो कोरोना को परास्त करने का ये अंतिम शस्त्र, जैसा कि सूचना है 1 करोड़ वैक्सीन भारत में लग चुका है। 16 जनवरी को शुरुआत हुई थी और 16 जनवरी से हम बात करें तो 1 माह, लगभग 1 सप्ताह में संतोषजनक प्रगति, काफी अच्छी तो नहीं कही जा सकती, लेकिन सारे वहम अफवाहों को चीरता हुआ कोरोना वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया प्रगति की ओर, पहला चरण, दूसरा चरण और अब इंतजार तीसरे चरण की, जिसमें 50 वर्ष से अधिक उम्र को संभवतः मार्च में जो घोषणा तिथि की घोषणा होगी उसमें टीका लगना शुरू होगा और ये कोरोना को परास्त करने की एक अंतिम लड़ाई, एक जंग जिसकी अंतिम कील ठोकना बाकी। ये सभी पुलिसकर्मियों के लिए अभियान चलाकर कोशिश की जा रही है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाएं, जिससे कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता हो, उत्पन्न हो और जो कोविड का जो प्रसार है इसकी कड़ी को, इसको ब्रेक किया जा सके। और क्योंकि पुलिसकर्मी फ्रंट लाइन में काम करते हैं तो उनके लिए और भी आवश्यक है ताकि खुद को सुरक्षित रखें और दूसरों से किसी तरह के इन्फेक्शन के कैरियर ना बन पाए। सर, आज आपने कोविड-19 का इंजेक्शन लगवाया, क्या किसी तरह का कोई दर्द या किसी तरह का कोई दिक्कत भी हुआ? नहीं, अभी 2 मिनट पहले ही वैक्सीन ली है तो कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। आज हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक श्री बाबूराम सर आए हैं, उनका कोविड का वैक्सीन अभी पड़ा है। इनका ये पहला डोज था कोविड का और अभी तक जब से पड़ा है तब कोई साइड इफ़ेक्ट इनको नहीं है और किसी को भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, वैक्सीन हर किसी को लेना चाहिए। अभी ये प्रोग्राम पुलिस लोगों के लिए चल रहा है। जो लोग भी वैक्सीन नहीं लिए हैं, जितना जल्दी हो सके आके वैक्सीन ले लीजिए। वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल दर्द नहीं होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मदरसा हमीदिया किला घाट कमेटी समानांतर कमेटी की बात करते हैं, चर्चा करते हैं। समानांतर 2 कमेटी का गठन, एक का नेतृत्व वर्तमान पार्षद सिबकतुल्लाह और डब्बू खान, तो दूसरे का नेतृत्व पूर्व पार्षद अमानुल्लाह खान कर रहे हैं। दोनों अपने अपनी कमेटी को असली कमेटी का दावा कर रहे हैं। बहरहाल इन सब के बीच सिबकतुल्लाह और डब्बू ने सरकार के मदरसा से जो चिट्ठी आई थी बोर्ड, उस आधार पर अपनी टीम के साथ पदभार ग्रहण किया। फूल मालाओं के बीच लगातार सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में, हालांकि पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी, इन्हीं के आवेदन पर प्रशासन ने कोई भी अप्रिय घटना न घटे इसके तहत व्यवस्था की थी। ये लोग समय पर आए और भीड़ भाड़ में जिंदाबाद के नारे और शुभकामना के साथ फूल मालाओं से नई कमेटी के सदस्यों को लोगों ने लाद दिया और इन्होंने पदभार ग्रहण किया। लगभग 1.5 माह से चल रहा मदरसा हमीदिया किला घाट में अध्यक्ष कौन, सचिव कौन, कौन असली कौन नकली, हाई वोल्टेज ड्रामा पूरे परवान पर रहा। शनिवार को नई कमेटी का पत्र पाने के बाद सिबकतुल्लाह और डब्बू खान और अध्यक्ष फखरे आलम सचिव और अध्यक्ष के रूप में प्रिंसिपल के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने पहुंचे। घोषणा के अनुसार उनके साथ 5 अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। जिंदाबाद के नारे और स्वागत फूल मालाओं से सदस्यों को लाद दिया। दर्जनों नहीं, सैकड़ा से ऊपर की संख्या में उनके समर्थक थे जो पूरे जोश से लैस थे। भाई नीचे करो, लड़ाई भैया अरे रुकिए ना आप लोग, अरे 2 मिनट रुकिए ना, आप सभी हटिए ना, रुकिए ना भैया थोड़ा हटिए ना। अध्यक्ष के रूप में फखरे आलम, सचिव सिबकतुल्लाह खान के साथ 5 सदस्य मदरसा हमीदिया के, जिसमें खालिद रजा, जावेद अनवर, मोहम्मद नेमतुल्लाह, मोहम्मद उवैस करीम, काजिम खान सहित नवनिर्वाचित सदस्यों ने 11 बजे
पदभार के लिए मदरसा कूच किया। काफी संख्या में पुलिस बल प्रशासनिक अधिकारी को तैनात कर दिया गया था, चूंकि इस टीम ने आशंका व्यक्त की थी कि असामाजिक तत्व उन पर हमला कर सकते हैं। पदभार ग्रहण के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष फखरे आलम ने कहा कि सभी नए सदस्यों की जिम्मेदारी होगी, मदरसा के विकास में सभी सदस्य योगदान देंगे। 1 साल के अंदर मदरसा के विकास का काम दिखने लगेगा, जो 15-20 सालों से बिल्कुल शिथिल है। सचिव डब्बू खान ने कहा कि मदरसा 25 सालों से हाशिए पर चला गया था। मदरसा को फिर से खड़ा करना, रुके हुए विकास के कार्यों को गति देना यह मुख्य काम रहेगा। मदरसा के आर्थिक हालात को ठीक करना, मदरसा में शौचालय, वजूखाना, किचन आदि का निर्माण करना, मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ड्रेस की व्यवस्था करना, बच्चों के लिए सप्ताह के 7 दिन मेनू के अनुसार भोजन देना, जागरूकता अभियान चलाना, स्वच्छता अभियान चलाना, मदरसा से जुड़े विभिन्न कोर्सों के बारे में उन्हें बताना, वास्तानिया, फोकानिया, मौलवी, आलिम, फाजिल के लिए फार्म निःशुल्क भरना, ये काम है। इस अवसर पर हाजी अफसारुल हक, इकबाल कुरैशी, इरशाद कुरैशी, मोहम्मद अशफाक, गुलाम मोहम्मद, पूर्व पार्षद मोहम्मद जुबैर, अमजद खान उर्फ पप्पू खान, हसनैन बाबा, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद आरजू सहित कई शिक्षक कर्मी और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन साहब का, जनाब कय्यूम अंसारी का, साथ में दरभंगा के अवाम का, जो इन्हीं लोग की राय मशवरे से ये कमेटी का गठन हुआ था और यही कमेटी को जनाब कय्यूम अंसारी साहब ने अप्रूवल किया। आज जो जिम्मेदारी उन्होंने हम लोगों पर, हमारी कमेटी पर सौंपा है, अल्लाह ताला हम लोग को इतनी तौफीक दे कि इस जिम्मेदारी को हम लोग बखूबी अंजाम तक पहुँचाए। मदरसा हमीदिया किला घाट आज से 25-30 साल पहले दरभंगा जिला के अंदर नंबर 1 पोजीशन में था और आज जो हालात हैं करीब करीब आप सभी लोगों और दरभंगा वासियों से के सामने में ये किस पोजीशन में लगता है कि जिस दिन 18 तारीख को हम लोगों को जो चिट्ठी मिली थी, उसके शाम में मैंने उनसे फ़ोन करके कहा था कि आप आए वहाँ, हम लोग इंशाल्लाह वहाँ पर मतलब ज्वाइन करेंगे, तो आपकी मौजूदगी में होगा तो अच्छा लगेगा। तो शायद नहीं आए होंगे किसी वजह कर, लेकिन हमने तो दुआ भी की है कि अल्लाह ताला उन लोगों के दिल में ये दे के रहम दे और हम लोग की मदद करे। हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और वो क्योंकि उन्होंने 16 साल का उनको एक्सपीरियंस है, हम लोग तो आज बने हैं, तो बहुत कुछ सीखने के लिए उनसे मिल सकता है हमको, अगर वो मदद करना चाहें। वो एजेंडा हम लोग पास करेंगे और पहली बैठक की, और इसकी सूचना जो है हम मदरसा बोर्ड को, DO ऑफिस को और जिला पदाधिकारी महोदय को इसका जो है हम लोग इतला करेंगे, चिट्ठी के माध्यम से भी और मेल के माध्यम से ऑटो से अनाउंसमेंट करा करके हम लोग गार्जियन से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने बच्चे को भेजें, वहाँ आपको अच्छा रहने का इंतज़ाम, अच्छे खाने का इंतज़ाम इंशाल्लाह मिलेगा। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बच्चों को जो खाना ढंग से मिल नहीं पाता, बैलेंस डाइट जो मिलना चाहिए, वो बैलेंस डाइट का हम लोग एक मेनू तय करेंगे हम लोग वीकली, किस दिन क्या मिलेगा उस हिसाब से खाना दिया जाएगा। बाकायदे हम लोग खाने के लिए मेंबर में से देख रेख के लिए बनाएंगे हम लोग, और एक बाकायदा उसकी कमेटी होगी, लोकल लोगों की सब कमेटी होगी जो उसकी देखभाल करेंगे। दूसरी ओर जो पूर्व कमेटी है उसके अध्यक्ष अमानुल्लाह खान ने कहा कि ये पदभार ग्रहण नहीं, जबरन कब्जा करना है। उन्होंने सीधा मामला उठाया, जो चिट्ठी है उस पर भी पदभार ग्रहण ये आप कर सकते हैं, हम तो नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे कि कब्जा की है जबरन। हाँ, जो तरीका है वो तरीके से आना चाहिए, ये तो मनमाना है, ये तो कब्जा करना हुआ। कि आपको बताएं कि पहले की कमेटी उनसे क्या हुई, वो कह रहे हैं डब्बू जी कि चेयरमैन को अधिकार है नई कमेटी बनाने की, उनको शायद मालूम नहीं है।
हाँ, उनको नई कमेटी बनाने का नहीं, हम फिर बार बार हम प्रेस में कह रहे हैं कि उनको जो है कोई मेरी पहले की कमेटी में कोई त्रुटि पाए, कोई खराबियां थी, तो वो उसको जो है इन्फॉर्म करना चाहिए था, उस पर जांच बैठाना चाहिए था, तब जाके नई कमेटी की गठन करते नई कमेटी। और ये जनता को अधिकार है, वो चेयरमैन को अधिकार नहीं है कि किसी पहले से रन कर रही, पहले से चल रही कमेटी उसको हटा दें और दूसरी कमेटी हम करके रहते हुए, ये नहीं रहते हुए, ये तो पहली बार हम देख रहे हैं कि पहले की कमेटी रहते हुए और दूसरी कमेटी को बना करके भेज दिया, ये पहली बार देख रहे हैं। शायद आप भी जान रहे होंगे। आज जो पदभार, इसको आप पदभार कहिएगा, हम पदभार नहीं कहते हैं, हम जबरन बोलते हैं इसको कि जबरन कब्जा करना हुआ। बहरहाल चिट्ठी क्यों निकली, कैसे निकली, किस नियम के तहत निकली, यह तो वक्त ही बताएगा कौन सही है या कौन गलत। लेकिन दो खेमे में बट गया है मदरसा हमीदिया किलाघाट और विधिवत जो पदभार ग्रहण किया है वो सही साबित होता है या फिर जो पूर्व कमेटी के अध्यक्ष हैं जो अपने को वर्तमान में भी कह रहे हैं वे क्या स्टेप लेते हैं आगे, उस बात पर मदरसा का विकास, मदरसा की कार्यशैली, मदरसा की योजना आगे तय हो। मनरेगा की समीक्षा बैठक कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जेई के साथ आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीडीसी सह जिला पदाधिकारी के प्रभार में भी रह रहे तने सुल्तानिया ने इसकी समीक्षा की। मनरेगा की समीक्षा बैठक कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जेई के साथ आयोजित किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप विकास आयुक्त सह प्रभारी जिला पदाधिकारी तने सुल्तानिया ने इसकी समीक्षा की। कार्यक्रम पदाधिकारी और जेई के साथ एक मनरेगा की समीक्षात्मक बैठक थी जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों, मानव दिवस सृजन, वृक्षारोपण, जल जीवन हरियाली और जॉब कार्ड मास्टर रोल जनरेशन को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक थी जिसमें समीक्षा की गई प्रगति की और आगे किस तरह बढ़ना है उसके भी। मनरेगा योजना में जो समीक्षात्मक बैठक थी उसका रिव्यू किया गया कि आगे किस तरह कार्य योजना बढ़ानी है। जल जीवन हरियाली में जो ऑनलाइन एंट्री और प्रगति है उसकी समीक्षा की गई। जहाँ जहाँ पे भी कम मास्टर रोल और जॉब कार्ड्स का जनरेशन है उसको बताया गया कि जल्दी कर लें, एवं जो दरभंगा जिला में 41 आंगनवाड़ी केंद्रों का टारगेट है उसको हम निर्माण की प्रगति अपेक्षा अनुरूप करें और ताकि जितनी जल्दी हो सके उन आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण पूरा करें। केंद्रीय 15वां वित्त आयोग अनुदान 2020-21 को लेकर जिला पंचायत विकास योजना निर्माण और ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रविष्टि हेतु एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। केंद्रीय 15वां वित्त आयोग अनुदान की राशि जो कि अब ऑनलाइन के माध्यम से खर्च किया जाना है टाइड अनटाइड के रूप में। टाइड जिसके द्वारा गली नली की योजना क्रियान्वित की जाएगी और अनटाइड जिसके माध्यम से शवदाह गृह, आंगनवाड़ी केंद्र के रखरखाव, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का रखरखाव और भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसके माध्यम से खर्च किया जाना है, वह भी ऑनलाइन, यानी उसका टेंडरिंग भी ऑनलाइन, काम भी ऑनलाइन ही होगा और पेमेंट माध्यम जो वह मोड है वह भी ऑनलाइन होगा। और इसको लेकर के जिला पंचायत विकास योजना निर्माण और ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रविष्टि इसकी की जाएगी, जिस हेतु एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। हम लोग को तभी सोम मालूम है 6 बजे में ये सब परसर द्वारा मेरा उपाध्यक्ष अध्यक्ष द्वारा चल रहा है प्रशिक्षण। लोग देख रहे हैं आखिरी तो किस तरह से कुछ होने रहा, फिर भी देख रहे हैं। हम लोग को तो फर्स्ट बार बुलाए हैं, इस पर वो आएंगे तो हम लोग इस पर बात करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इस प्रशिक्षण के माध्यम से जानकारी दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण में कर बता रहे हैं, जिससे जितना जो पार्षद है योजना के बारे में बता रहे हैं तो उस योजना सब के बारे में वो आएंगे स्वयं अपने साजन साहब तो हमसे बात करेंगे। 15वें वित्त की जो राशि आई है उसको लेकर जिस तरह से ग्राम स्वराज पोर्टल पे एंट्री करना है, उनका संचालन करना है एवं आगे इसकी गतिविधियां कैसे करनी है, क्योंकि इसमें राज्यांश और केंद्रांश दोनों होता है, उसको लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाया गया है जिसमें जिला परिषद के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी माननीय सदस्यगण को शामिल किया गया है। पंचायत शाखा के भी पदाधिकारी हैं और ये एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है ताकि सभी योजनाओं से अवगत कराया जा सके और आगे कैसे बढ़ना है ताकि विकास।
बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना वैक्सीन लेने की प्रक्रिया, पहले डोज और दूसरे डोज में भी प्रगति, एसएसपी ने भी लिया वैक्सीन। मदरसा हमीदिया में नई कमेटी के सदस्यों ने किया पदभार ग्रहण, कड़ी सुरक्षा के बीच नए सदस्यों का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। दूसरे गुट के लोग नहीं रहे मौके पर, लेकिन कहा यह पदभार ग्रहण नहीं, जबरन कब्जा है, मामले को लेकर जाएंगे ऊपर। और वर्ष 1940 से होने वाले सूर्य पूजा का हुआ समापन, सादगी नेम निष्ठा के साथ विसर्जन। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन पैसे कुछ अन्य खबरें। 19 वर्षीय युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। यह घटना केवटी थाना क्षेत्र के खिरमा स्थित NH57 की है। दरअसल बीती रात करीब 2 से 3 बजे के बीच केवटी थाना की गश्त टीम केवटी जयनगर NH57 किनारे एक शव देखी, जिसके बाद शव को पुलिस थाने लेकर आई। लाश की पहचान दोपहर में की गई। मृत युवती 19 वर्षीय सोनी कुमारी, जो कि अपने नाना के यहाँ वह रह रही थी। 2 से 3 साल अपने नानिहाल केवटी थाना क्षेत्र के खिरमा पंचायत के पथरा वार्ड नंबर 4 निवासी मामा उमेश भंडारी के घर रहकर वह पढ़ाई कर रही थी और इसी वर्ष 12वीं की परीक्षा भी दी थी। उसकी मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई या हत्या हुई, यह जांच का विषय है, लेकिन गांव में कई तरह की चर्चाएं आम हो गई है। मृतका का चेहरा, गला पर थोड़ी सी खरोंच मात्र है, लेकिन पेट और पीठ के पास के कपड़े फटे हुए थे, जिसके कारण पेट का आंतरिक हिस्सा भी बाहर आया हुआ था। खून से लथपथ लाश को देखकर परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की और उचित जांच की भी मांग की। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा कि यह हत्या है या आत्महत्या है, इसकी गुत्थी जल्द ही सुलझ जाएगी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया गया। घटना जानकारी मिला हम लोग को सुबह में। क्या एक्सीडेंट का सर घटना जानकारी मिला, तो हम लोग आए हैं, लाश को भी देखे हैं, सब देख रहे हैं कि एक्सीडेंट है, पहचाने भी। व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, हम लोग देखे फोटो। लाश देखने से क्या पता चल रहा है आप लोगों को? सर अभी तो जानकारी तो हमको लग रहा है घसीटा हुआ है, हम चाहते हैं कि सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही आनी चाहिए। अच्छा, फिर भी पोस्टमार्टम चाहते हैं? इससे क्या जो है हम लोग को पता चला है कि इसे व्हाट्सएप पर लाश, तो वैसे भी छानबीन किए गाँव में, भाई किधर कहीं गया तो नहीं होगा। जब सुबह 6:30 बजा तो खोजबीन की, उसके बाद कुछ देर के बाद व्हाट्सएप का देखा था, नहीं तो भाग नहीं है। तो सर अभी तो सर हम लोग को जानकारी तो घटना है, लेकिन शक है सर हम लोग को। क्या रात की सकता है सर, रात में। लेकिन ये प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट का मामला बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया है कि लड़की को रात में जब उन्होंने देखा सुबह में अर्ली मॉर्निंग में, तो लड़की घर पे नहीं थी। तो परिजनों का कहना है कि लड़की खुद से घर से चली गई थी, लेकिन मामला थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। SDPO को कहा गया है कि वो जाके घटनास्थल की खुद से जांच करें और ये देखें कि एक्सीडेंट का ही मामला है या कुछ और बात तो नहीं है। अभी तो एक्सीडेंट बताया जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि मृत्यु का कारण क्या है। महंगाई की मार झेल रही जनता की उम्मीद अब बिहार सरकार के बजट सत्र पर टिकी है। सभी अलग अलग वर्ग के लोग अपने अपने हिसाब से सरकार के बजट पर ध्यान लगाए बैठे हैं। सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की महंगाई से लोग परेशान दिखाई दिए। वहीं छात्र अपने पढ़ाई और नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
महिलाएं घर चलाने के लिए उपयोग होने वाले सभी छोटे मोटे जरूरत के सामानों की ओर सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठी है, तो रोजगार के लिए बिहार से बाहर नौकरी कर रहे युवा बिहार में उद्योग लगाने की वकालत करते दिखाई दिए। वही रोज कमाने और रोज खाने वाले ऑटो चालक भी आए दिन तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान होने की बातें कही। हमने अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों से बिहार बजट पर बात की। आइए जानते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पवन सुरेखा ने क्या कहा। बिहार बजट पेश होने वाला है और पहले तो हम लोगों को बहुत मांग रहा करती थी। जब वैट था तो राज्य सरकार के अंतर्गत आता था। अब जीएसटी लागू होने से वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जब उनकी काउंसिल के अंदर सारी बातें आती हैं तो वो तो बिहार सरकार के अंतर्गत नहीं है, लेकिन एक अब भी बिहार सरकार के अंतर्गत है और अभी वर्तमान में वह मुद्दा बहुत ज्वलंत है। वह है पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल में बेहिसाब माने महंगाई बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा दाम उसके हो गए हैं, लगभग 100 रुपया छूने जा रहा है पेट्रोल को। तो उस संदर्भ में हम लोग चाहेंगे कि राज्य सरकार के जो अपने कर हैं वैट के अंतर्गत जो पेट्रोल डीजल पे लगते हैं वो इसको राहत देने के लिए, चूँकि महंगाई काफ़ी है तो, और पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज़ है जिससे ट्रांसपोर्टेशन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और एक चीज़ को दूसरी जगह फिर उसको वहाँ से ले जाके तीसरी जगह, तो कई रोटेशन उसमें हो जाते हैं, तो उसमें काफ़ी सामानों में महंगा हो जाता है। तो हम लोग चाहेंगे कि राज्य सरकार के अंदर जो भी टैक्स है उसमें कुछ कटौती करे, 5-10% की कर सकते हैं, उनके पास ये प्रावधान है। तो कम से कम 5% भी करेंगे तो लगभग 4.5 रुपया के करीब पेट्रोल में कम हो जाएगा दाम। तो राज्य सरकार से हम लोग का अनुरोध है कि पेट्रोल डीजल में वो कर अपना जो कर है उसमें कमी करें और थोड़ा सा जनता को इसके लिए राहत दें। दूसरा हम लोग ये भी मांग करेंगे कि जो स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे में हर 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर पर शौचालय बनावे और उसी में एक छोटा सा चाय पानी का रेस्टोरेंट टाइप का भी बनावे जो हर पूरे हाईवे पर, और वो माने यूज एंड थ्रो टाइप का, और यहाँ उसमें एक छोटा हल्का सा शुल्क रख दें ताकि जो उस हाईवे पे ट्रेवल करते हैं तो उन लोगों को 30-40 मिनट पर कहीं ना कहीं माने लोगों को किलोमीटर पर ये प्रावधान रहेगा तो वो लोग उसका यूज में ला सकते हैं। केंद्र सरकार भी इस ओर विचार कर रही है, तो हम लोग चाहेंगे उसके लिए बजट बिहार सरकार दे और PWD डिपार्टमेंट को कि वो उसमें 40-50 किलोमीटर पर हर जगह या एक सरकार अपने बजट में उद्योग धंधे लगवाने और उसे बढ़ाने के साथ साथ यहाँ बंद पड़े उद्योग को चालू कराने पर अपने बजट में जरूर ध्यान दे ताकि बिहार में रोजगार के अवसर प्राप्त हो और युवाओं को रोजगार मिले। शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब है। अपनी ही व्यवस्था के खिलाफ बोलना खराब लगता है, लेकिन गिरती शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की जरूरत है। रोजगार के अभाव में बिहार से बाहर नौकरी करने वाले कौशल कुमार झा ने कहा। कौशल कुमार झा है। कौशल जी, ये बताइए कि बिहार में बजट सत्र चल रहा है, क्या उम्मीद है आपको इस सरकार से, किस तरह का बजट चाहते हैं? देखिए, उम्मीद तो हम हमेशा करते हैं हम लोग कि रोज़गार की तरफ ध्यान दे सरकार, क्योंकि प्राथमिकता यही होनी चाहिए। बिहार में जितने बेरोजगार युवक घूम रहे हैं और जितनी परेशानी है उनको बेरोजगारी की वजह से, शायद ही कहीं देखने को मिले। और सबसे बुरी बात तो ये है कि हमेशा से जब से मुझे ज्ञान हुआ है, मैं समझना मैंने शुरू किया, देख रहा हूँ कि इस चीज़ से सरकार जानते हुए भी इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना चाहती। उद्योग की तरफ तो समझिए उनका कोई ध्यान ही नहीं है। जो इंडस्ट्रीज़ पहले से खुले हुए थे उनका भी बेड़ा गर्क हो गया और नए इंडस्ट्री के बारे में हम सोच ही नहीं सकते। हम तो चाह रहे हैं कि जो पहले से खुले हुए इंडस्ट्रीज़ थे उनका ही कुछ हो जाए, कुछ सरकार करे उसके लिए, लेकिन लग नहीं रहा है भविष्य में क्या होगा। ऐसे हम लोग पॉजिटिव थिंकर्स हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि सरकार इस पर ध्यान दे और इंडस्ट्रीज़ की तरफ पहला ध्यान होना चाहिए सरकार का। फैक्ट्रीज़ यहाँ खुले जिससे कि जो बेरोजगार युवा है उनको नौकरी मिले
जो माइग्रेट कर गए यहाँ से उनको भी मौका मिले वापस आने का। बजट का 10% हिस्सा शिक्षा पर सरकार को खर्च करने की योजना लानी चाहिए, ताकि शिक्षा अच्छी होगी तो बिहार का भविष्य अच्छा होगा। और इसके साथ ही रोजगार और नीतीश कुमार को ध्यान देना होगा कि बिहार में शिक्षा लोग आज भी शिक्षित लोग बेरोजगार हैं। यह कहा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले छात्र अविनाश कुमार ने। ये हम लोग छात्र हैं, हम लोग छात्र की ही बात करेंगे तो पिछले कई सालों में सरकार का जो बजट आया है वो छात्र हित में नहीं रहा है। और जो शिक्षा की स्थिति बिहार के अंदर है वो सबसे नगण्य है। बिहार जैसी शिक्षा की स्थिति पूरे देश में कहीं नहीं है। इतना खराब स्थिति पूरे देश के अन्य राज्य में कहीं नहीं है। तो बिहार सरकार का जो बजट आ रहा है वो बिल्कुल शिक्षा पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि किसी भी राज्य के विकास का जो एजेंडा होता है वो शिक्षा ही होता है, शिक्षा और रोजगार। तो बिहार सरकार का बजट शिक्षा और रोजगार पे फोकस होना चाहिए। हम मांग कर रहे हैं कि बिहार का जो बजट आ रहा है उसका 10वां हिस्सा वो पूरा शिक्षा पर खर्चा होना चाहिए। बजट का 10वां हिस्सा शिक्षा का होना चाहिए। और जो रोजगार की स्थिति है, आज हम पीजी कर रहे हैं, पीजी करने के बाद हमें बिहार के अंदर रोजगार की कई संभावना नहीं दिख रही है। हमें बिहार के बाहर पलायन करना होगा। हमारे सीनियर छात्र हैं वो जो पीजी कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं, वो बिहार से बाहर पलायन कर रहे हैं। इस स्थिति में जो बजट आना चाहिए वो छात्र नौजवान के हित को देखते हुए, छात्र नौजवान के हित में बजट आना चाहिए। और हम यही आशा करते हैं कि हमारा जो बिहार का बजट होगा वो छात्र नौजवान के हित में होगा। सबसे ज्यादा परेशानी तो गृहिणी को होती है। जरूरत की सभी चीजें महंगी हो रही, जबकि विलासिता की चीजें सस्ती है। ऐसे में उनके घर का बजट भी फेल हो रहा। महंगाई से थोड़ी राहत के साथ अपने अतिथि शिक्षक के बढ़े पेशों को अब तक नहीं मिलने के कारण वह परेशानी सरकार की ओर ध्यान भी लाना चाहिए। ऐसे सभी अतिथि प्रोफेसर के बढ़े पैसे पर भी सरकार अपने बजट में शामिल कर जल्द इसे लागू करे। साथ ही महिला सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देते हुए उनके बजट को भी थोड़ा बढ़ाए। यह कहा अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर ज्योत्सना कुमारी ने। क्या कहेंगे, जो बजट सेशन अभी चल रहा है, क्या चाहते हैं नीतीश सरकार से, कैसा वो बजट, क्या उम्मीद पाले हैं? अभी जो बजट सेशन चल रहा है उससे हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि तेल हो गया है 100 रुपये के करीब, पेट्रोल, बहुत सारी महिलाएं गाड़ी भी चढ़ती हैं। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको घर भी देखना होता है और बाहर भी देखना होता है, दोनों काम करना होता है। घर में भी घर जहाँ तक घरेलू घर का सवाल है, सारी चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। जो डेली बेसिक नीड्स हैं, सब्जी है, दाल है, चावल है, इन सब, तेल है, इन सब पे, गैस है, इन सब का दाम दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है और उस पर घटने का नाम नहीं लेता। बाकी सारी सामान जो है लग्जरियस सामान सब, उस पर दाम घट रहे हैं। और जो बेसिक नीड्स हैं, जो आम जनता जिसको यूज़ करती है, उसके दाम बढ़ रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि जो इस बजट में जो है सो आम आदमी के ख्याल से बजट को पेश किया जाए। और जहाँ तक महिलाओं का सवाल है तो महिलाओं को भी जो है सो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे घर में आप देखिएगा कि पुरुष नहीं कमाते हैं, महिलाएं ही कमाती हैं और उनके ही खर्चे पे घर चलता है। तो इस परिस्थिति में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पे पुरुष नहीं कमाते हैं, सिर्फ महिलाओं के ही इनकम पे घर चलता है, तो वहाँ पे महिलाओं को कितना सामना करना होता है, आर्थिक स्थिति से भी, सामाजिक रूप से भी, हर चीज़ से भी। तो मेरी सरकार से यही उम्मीद है कि जो महिलाओं के लिए कुछ जो है सो, जैसे हम लोग अतिथि शिक्षक है तो हम लोग को है कि जो क्लास पे पैसा मिलता है 25,000 है, 50,000 यूजीसी कर दिया है, लेकिन अभी सरकार नहीं दे रही। तो सरकार से ये भी हमारी मांग है कि जो हम लोगों का जो 50,000 देने का जो बात है उसको भी इस बजट में पेश किया जाए। बढ़ती तेल के कारण परेशानी भी होती है सवारी चलाने में। सवारी तेल के दाम बढ़ने पर भी ज़्यादा पैसे नहीं देते, जिससे रोज रोज हुज्जत का सामना करना पड़ता। इसके अलावा पढ़े लिखे होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलने के कारण ऑटो चलाकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे। ऐसे में सरकार ऑटो के सभी तरह के टैक्स पर भी थोड़ी छूट दे और पेट्रोल की कीमत एक बार फिक्स कर दे, ताकि सवारी से किराया लेने में कोई दिक्कत न हो। यह कहा रोज कमाने और रोज खाने वाले ऑटो चालक पप्पू कुमार सिंह ने। ये बताइए कि सरकार बजट पेश कर रही है, बजट सेशन चल रहा है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो चाहते हैं यही कि सर जो जितना भी है टैक्स टेम्पू के ऊपर लगे हुए हैं, जैसे रोड टैक्स हो गए, फिर फिटनेस टैक्स हो गए, और उनके बाद रोड परमिट और इंश्योरेंस का हो गए। जैसे इंश्योरेंस का हमारा 9,500 पड़ते हैं,
तो उनमें दलाल भी हमारा पैसे खाते हैं, जैसे 10 साढ़े 10 हज़ार रुपये लेते हैं। फिटनेस हो गए तो फिटनेस को गवर्नमेंट को कुछ ऐसा सुविधा दिया जाए कि जाके हम कहीं से भी करवा सकते हो उचित रेट पे। तो हमारा तो उचित रेट पे भी नहीं हो रहे, कोई दलाल मांग रहे 5,000, कोई 10,000 रुपये मांग रहे हैं। तो सर एक बात बताइए, जब हम इतना पैसे देंगे तो हमारा कमाई क्या रहेगा? इनके लिए तो गवर्नमेंट को कुछ सोचना पड़ेगा बिहार सरकार के लिए। क्या चाहते हैं बजट से, क्या उम्मीद पालेंगे? बजट से हम तो यही चाहते हैं कि टैक्स का लगाम लगाया जाए, एक लिमिट बांधा जाए, जिससे हम सब टेम्पू चलाने वाले जितने भी हैं उनको थोड़ा राहत मिल सके। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में कुछ लोग एक युवक की जमकर पिटाई करते हैं, बंद कमरे में जूते से पिटाई कर रहे हैं और इतने से भी जब जी नहीं भरता है तो हथेली पर थूक फेंक कर चाटने को विवश करते हैं। युवक भी पिटाई के डर से अपने हाथ पर थूक फेंक फिर उसी थूक को मुंह से चाटते हुए वीडियो में साफ दिखाई दे रहा। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक सख्त आदेश दिए हैं कि कुशेश्वर स्थान थाना में प्राथमिकी दर्ज कर वीडियो में दिख रहे लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि पूरा मामला कुशेश्वर स्थान इलाके के गौर गांव का है, जहां के रहने वाले युवक अपने ही गांव की रहने वाली एक युवती से प्यार कर बैठा और इसकी भनक लड़की के परिवार को लग गई। इससे गुस्साए लड़की के परिवार वालों ने न सिर्फ लड़के को जमकर जूतों से पिटाई की, बल्कि उसके साथ अमर्यादित अमानवीय व्यवहार करते हुए उसे थूक फेंक कर चटवाया। फिर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने मीडिया से बताते हुए कहा कि प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर कुछ लोगों ने एक युवक के साथ मारपीट की है और युवक के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इस मामले को लेकर कुशेश्वर स्थान थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। साथ ही थाने के एसएचओ के साथ साथ इलाके के एसडीपीओ को सभी आरोपियों के खिलाफ जांच कर सख्त कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। गोरा गांव के रहने वाले युवक अपने ही गांव की रहने वाली युवती से प्यार करता था और जिसकी जानकारी परिवार वालों को लगी तो युवक को दरभंगा के एक लॉज में पकड़ लिया और वहीं पर पिटाई की और साथ ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आइए इस पूरी घटना के क्रम में बताते चलते हैं कि वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने क्या कहा। ये कुशेश्वर स्थान थाना का मामला ऐसा रिपोर्ट हुआ है जिसमें प्रेम प्रसंग में एक लड़के को कुछ लोगों के द्वारा कमरा में बंद करके पीटा गया, दुर्व्यवहार किया गया है। इसमें एफआईआर की गई है और एसएचओ और डीएसपी को निर्देश दिया है कि इसमें तुरंत विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। मारपीट और दुर्व्यवहार में सारी बात शामिल है, सुसंगत धाराएं लगाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य बीमा हेतु गोल्डन कार्ड योजना बनाने का प्रोग्राम जारी कर दिया गया। दरभंगा शहर में भी यह जारी हुआ, लेकिन पहले दिन जो 1 वार्ड से 5 वार्ड तक की तिथि दी गई उसकी चिट्ठी एक दिन पहले निकली, जिस कारण नगर निगम में अफरा तफरी का माहौल रहा। पार्षदों का कहना है कि इतनी जल्दी चिट्ठी सर्व कराना, फिर जनता को सूचित करना और फिर उन्हें बुलाना यह असंभव काम है और ऐसा निगम ने पहले किया होता तो सुविधा होती। अलग तिथि देने की मांग कई पार्षदों ने की है। आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गांव से लेकर के शहरी इलाके तक में गोल्डन कार्ड निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। आयुष्मान पखवाड़ा सप्ताह मनाया जा रहा 17 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक ही इस पखवाड़े में ही सबों का कार्ड बनना विधिवत तय है। हालांकि नगर निगम के पार्षदों ने इसका विरोध किया है कि इसकी अवधि बढ़ाई जाए, क्योंकि इसकी सीमित अवधि दी गई है और सूचना भी यह लेट से प्रसारित किया गया है और इसके तहत जिन लोगों का राशन कार्ड में नाम है उन्हीं को बनना है और ऐसे में जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है और जिनका नाम सम्मिलित किया जाना है, ऐसे लोगों का गोल्डन कार्ड लाभ वंचित रह जाएंगे और इसके लिए पार्षदों ने इसका विरोध किया है कि इसकी तिथि बढ़ाई जाए, 3 मार्च से आगे की जाए, ताकि सबों का शहरी क्षेत्र में वार्ड तक में गोल्डन कार्ड का निर्माण संभव हो सके। मालूम रहे कि 3 मार्च तक यह प्रक्रिया वार्ड और पंचायत वार्ड बनाने की योजना है, जिसके तहत यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
अंजुमन करवाने मिल्लत की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अंजुमन कारवाने मिल्लत की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बरसेगी यहाँ रहमत किस किस पर खुदा जाने। अब में अल्लाह ताला अनकरीब जो बाहर से दूर दराज से अल्लाह ताला उनकी खिताबत आपको सुनाइए। बड़ी तेजी के साथ नाते नबी के चंद अशान। सुबेश्वर सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया। विनर टीम समस्तीपुर को 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया गया, जबकि रनर टीम भागलपुर को 50,000 रुपए की राशि दी। कुमार सुबेश्वर सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के विजेता का खिताब समस्तीपुर के नाम रहा। फाइनल मैच में उसने भागलपुर की टीम को 23 रनों से पराजित कर दिया। T20 के लिहाज से यह लो स्कोरिंग मैच रहा। टॉस समस्तीपुर के कप्तान ने जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 105 रन बनाने में सफल रही। खालिद ने 20 गेंद में 21 रन की पारी खेली। आलोक ने 15 रन बनाए। सुब्रमण्यम व अतुल प्रियंकर ने 13-13 रनों का योगदान दिया। भागलपुर की ओर से चंदन ने 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट चटकाए। सूर्यवंशी को 2 सफलता मिली। अभिषेक सामंत व सचिन के नाम 1-1 विकेट रहा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भागलपुर की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 82 रन ही बना सकी। अंतिम 2 ओवर में भागलपुर को 30 रन की आवश्यकता थी, 3 विकेट शेष थे। हालांकि टीम मात्र 5 रन ही बना सकी। भास्कर दुबे ने सर्वाधिक 30 रन बनाए। पप्पू सिंह ने 25 रनों की पारी खेली। सचिन का 8 रनों का योगदान रहा। समस्तीपुर की ओर से अतुल प्रियंकर ने 3 ओवर में 10 रन देकर 3 बल्लेबाजों को पवेलियन पहुंचाया। शशि शेखर ने 2 विकेट चटकाए। सरफराज खालिद व सुब्रमण्यम को 1-1 विकेट मिला। समस्तीपुर के अतुल प्रियंकर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले समस्तीपुर के सुब्रमण्यम को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। भागलपुर के अभिषेक कुमार को बेस्ट बॉलर व समस्तीपुर के आलोक कुमार को बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड से सम्मानित किया गया। I am Dr. S.P. Singh, more respected Chairman, Raj Bhavan Advisory Committee, with Excellency Secretariat, Patna Bhatt. So we were glad that you were here. And number 2, I can say Bhagalpur. कुमार सुबेश्वर सिंह जी, मैं
मेडिकल से पास आउट होकर के 1971 से 73 तक मधुबनी में पोस्टेड था। उस समय हम लोग बराबर दरभंगा आया जाया करते थे, दरभंगे के वोटर्स थे। उस समय मुझे कुमार सुभेश्वर सिंह जी का बहुत सारा स्नेह प्राप्त था। हमारी टीम कंबाइंड होकर के खेली और जैसे पहले मैच से हम लोग खेल रहे थे एकजुट होकर के, इस मैच को भी खेले। और हमारे स्पिनर ने क्योंकि स्पिन ट्रैक थी ये विकेट, हमारे स्पिनर ने काफ़ी हमारी मदद की, टीम को सपोर्ट किया। और जिस चीज़ के लिए हम लोग आगे बढ़े थे इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, वो चीज़ हम लोगों ने अचीव किया। किस टीम के बीच ये फाइनल मैच हुई है? ये फाइनल मैच था समस्तीपुर और भागलपुर के अगेंस्ट था। तो हम लोगों ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी किया और 105 रन हम लोगों ने किया था टोटल स्कोर। 106 का टारगेट था, लेकिन भागलपुर 25 रन बाकी रहते हुए ऑल आउट हो गई और हम लोग खेलते हैं उसमें हार जीत का कोई मतलब नहीं होता। ये बातें है कि कोई एक टीम हारता है एक टीम जीतता है, हार जीत में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं होता है। बस मैं आप लोगों से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने जीवन में सफलता के लिए जो अनुशासन है वो आपके जिंदगी के प्रत्येक क्षेत्र में बना रहे। उस अनुशासन को आप लोग मेंटेन करते रहें तो खुशी का माहौल पल भर में ही गम के माहौल में तब्दील हो गया। शादी समारोह के बीच अवैध हथियार से की गई हर्ष फायरिंग और इसमें 2 लोग घायल हो गए। यह घटना कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र की है, जहां बीती रात एक शादी समारोह में जमकर हर्ष फायरिंग की गई और इस हर्ष फायरिंग में वहां उपस्थित 2 लोगों को गोली भी लग गई, जिसमें एक महिला भी शामिल है। दोनों घायल को आनन फानन में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा। शादी समारोह में शामिल ग्रामीण बताते हैं कि गांव में ही नवीन जी के यहाँ शादी समारोह था और इसी में हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है। घटना की पुष्टि करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा कि अवैध हथियार से शादी में हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें 2 लोग गोली लगने से घायल हैं और जिनका इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा। हालांकि पूरे मामले की जांच का जिम्मा एसडीपीओ को देते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई का आदेश भी दिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि फिलहाल 2 लोगों की पहचान की गई है, जिसने अवैध हथियार से शादी में फायरिंग की और वहां फिलहाल लाइसेंसी हथियार होने से भी उन्होंने इनकार किया है। जो चलाया उसका नाम संतोष कुमार सिंह है और पिता ब्रह्मदेव सिंह, उसी गांव के उसके घर के बगल का ही। सूचना प्राप्त हुई है कि कुशेश्वर थाना अंतर्गत कल एक शादी थी कहीं रात में। शादी में कुछ लोगों ने हर्ष फायरिंग की, जिसमें एक महिला और एक बच्चे को गोली लगने से घायल हो गया है। दोनों डीएमसीएच में इलाजरत है। थानाध्यक्ष को और डीएसपी को निर्देश दिया है कि इसमें तुरंत एफआईआर करके दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें और एसडीपीओ को कहा गया है कि वो स्वयं से छापामारी कराएं और इसमें 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएं। अभी तक की जो सूचना प्राप्त हुई है वो ये है कि अवैध हथियार से फायरिंग की गई है, क्योंकि कोई भी लाइसेंसी हथियार वहाँ उपस्थित रहने की सूचना अभी नहीं मिली है और ये प्रारंभिक सूचना है। आगे के अनुसंधान के बाद कुछ और चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। इस घटना से कुशेश्वर स्थान का 8 साल पहले एक घटना जो घटित हुई थी वह याद ताजा हो जाता है। शादी समारोह के दौरान ही फायरिंग हुई थी और जिसमें दूल्हे को ही गोली लग गई थी और दूल्हे की मौत भी हो गई थी। और बात करते हैं सूर्य पूजा की। दरभंगा में के मिसरटोला में वर्ष 1940 से सूर्य पूजा का आयोजन होता रहा है और जो ये खष्टी है उसी के दिन आयोजन होता है और इसके ये 82वां वर्ष था। बताते हैं कि मिसरटोला में इनके पूर्वजों ने 1940 में इसकी स्थापना की थी। उस दिन से व्रत रखते हैं और शांति पूर्वक माहौल में इस पूजा का आयोजन नेम निष्ठा के साथ किया जाता रहा। हालांकि छठ पूजा का जो माह है वह चैती छठ अप्रैल में और नवंबर में, लेकिन सूर्य पूजा का आयोजन 82वें वर्ष किया गया, जो पूर्व से चला आ रहा है इस वर्ष। दरभंगा के मिसरटोला में 1940 से लगातार सूर्य पूजा का आयोजन होता चला आ रहा।
82वां सूर्य पूजा का समापन हुआ प्रतिमा विसर्जन के साथ। यूं तो साल में अप्रैल माह और नवंबर में छठ का आयोजन किया जाता है। अप्रैल में चैती छठ और नवंबर में छठ। उससे पूर्व उस समय में ही सूर्य पूजा का आयोजन होता है, लेकिन यहाँ यह हर्षोल्लास और शांति पूर्वक सूर्य पूजन का आयोजन प्रत्येक वर्ष करते आ रहे हैं। सर्वधर्म देवता भगवान सूर्य श्री सूर्य पूजा समिति दरभंगा आप नगरवासियों का हार्दिक अभिनंदन। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना वैक्सीन लेने की प्रक्रिया, पहले डोज और दूसरे डोज में भी प्रगति। एसएसपी ने भी लिया वैक्सीन। मदरसा हमीदिया में नई कमेटी के सदस्यों ने किया पदभार ग्रहण। कड़ी सुरक्षा के बीच नए सदस्यों का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। दूसरे गुट के लोग नहीं रहे मौके पर, लेकिन कहा यह पदभार ग्रहण नहीं, जबरन कब्जा है, मामले को लेकर जाएंगे ऊपर। और वर्ष 1940 से होने वाले सूर्य पूजा का हुआ समापन, सादगी नेम निष्ठा के साथ विसर्जन। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।